Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. Chapter 2. सबक 1. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते. डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? ये सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया. बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडलिक कार में आई और वो लोग पिकनिक पर अपने सी फेसिंग वाले घर पर जा रहे थे. जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया. उसने हमसे कहा कि वो हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे. उसने ऐसा कहा? डैडी ने डिसबिलीफ में पूछा. हां, बिल्कुल ऐसा कहा, मैंने दर्द भरी आवाज में जवाब दिया. डैडी ने अपना सर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे. मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा. यह बात 1956 यानी 1956 की है. तब मैं 9 साल का था. किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे. हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे. प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6th क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे. 6th क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज दिया जाता था. अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे. 6th क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना पॉसिबल नहीं था. मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया. मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे. उन्होंने धीमे से शुरुआत की. अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए. मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूं? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो. इसके बाद एक साझेदारी हुई. अगली सुबह जब मैंने अपने अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताईं, जहां तक मुझे याद है उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे. माइक भी मेरी ही तरह था, क्योंकि वो भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था. ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे. सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिल्स और हर चीज नई होती थी. मम्मी और डैडी ने हमें जरूरत की सभी चीजें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं. मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो. हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों के करने के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं थे. माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वो राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया. हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए. कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते रहे जो जिमी के सी फेसिंग वाले घर में मजे करते होंगे. इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, लेकिन ये चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए इंस्पायर किया कि पैसा कैसे कमाया जाए. आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंधी. एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था. रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था. अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे. हम डोर नॉक करते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वो अपने यूज किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें. हमें हैरानी से देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली. कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए. इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, ये एक बिजनेस सीक्रेट है. कई सप्ताह गुजरते गए और मेरी मां बहुत दुखी हो गई. अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी. एक ब्राउन कार्डबोर्ड के डब्बे में, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी, हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी थी. आखिर एक दिन मां के सब्र का बांध टूट गया. पड़ोसियों के मुड़े तोड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब्स को देखकर
वो ऊब गई थीं। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं ये सुनना नहीं चाहती कि एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं उसे उठाकर बाहर फेंक देती हूं। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्द ही हमारा रॉ मटेरियल सफिशिएंट अमाउंट में जमा हो जाएगा और फिर हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब्स खत्म कर लें। मां ने हमें एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। प्रोडक्शन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयरहाउस के मालिक यानी मेरी मां ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वो पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे कि दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं प्रोडक्शन की प्रोसेस को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के दो बच्चों को प्रोडक्शन की प्रोसेस में पूरी गति से जुटे हुए देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे छोटे कार्टन्स थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ गर्मी पर जल रही थी। डैडी बड़ी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए क्योंकि हमारे प्रोडक्शन की प्रोसेस ने पोर्च पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब्स शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते ताकि वो पिघल कर लिक्विड फॉर्म में आ सकें। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छोटे छेद वाले दूध के कार्टन्स में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टन्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था। हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टर का ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसी लग रही थी जैसे वहां अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब्स के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हां, माइक ने सर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जिंक का एक सिक्का बाहर आ गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जिंक के सिक्के ढाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी यानी काउंटर फीटिंग शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए थे। तो आपका मतलब है कि यह गैरकानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपने नेचुरल टैलेंट को डेवलप कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हां, यह गैरकानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा। लेकिन तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है और सबसे बड़ी बात, ओरिजिनल आइडियाज हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू कर दिया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं। हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने ये कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़ते रहो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की कोई हेल्प कर सकता, लेकिन हकीकत में मैं ये नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। ये सुनकर माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग ये सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है, तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हां, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया, तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है, और वो तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं। डैडी ने जवाब दिया, जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शुगर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपना खुद का एम्पायर बनाने जा रहे हैं, और मेरा अंदाजा है कि कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर बन जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं एक बार फिर से एक्साइटेड हो गए। नए उत्साह से हमने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे, तो हमने ये भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या ये थी कि माइक के डैडी बहुत ज्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, सीरीज ऑफ स्टोर्स और 3 रेस्टोरेंट थे। रेस्टोरेंट के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वो अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वे कितनी ही देर से घर लौटें, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वो अपने डैडी से बात कर लेगा, वो मुझे फोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले सैटरडे, मैंने कहा और फोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए मैंने बस पकड़ी और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की सैलरीज के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन काफी कम था। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वो पहले से ही काफी बिजी थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण, छोटे से और साफ घर के सामने पहुंचा, तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग उनके पीछे के पोर्च में उनका इंतजार करें। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा, तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वो साफ थी, पर यह क्लियर दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं सकरे लिविंग रूम में पहुंचा, तो मेरा दम घुटने लगा। वहां पुराने फर्नीचर की बदबू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को किसी म्यूजियम में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं, जिनकी उम्र मेरी मां से थोड़ी ज्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे, लेकिन उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए, जहां से पोर्च का रास्ता था, तो वे मुस्कुराए।
मैं भी जवाब में शर्मा कर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन है? मैंने पूछा। अरे ये लोग मेरे डैडी के लिए काम करते हैं। ये बूढ़ा आदमी उनके वेयर हाउसेस संभालता है, और ये लेडीज जो हैं, ये रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा, जो यहां से 50 माइल्स की दूरी पर एक रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, जो बहुत से घर बना रहा है। वो तुम्हारे आने से पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा। और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वो मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो हमें पैसे बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने बड़ी सावधानी लेकिन एक्साइटमेंट में पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वो हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा, और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहां कुर्सी के पिछले दो पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों, तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख दिया। उनका बिल्ड काफी ह्यूज था। वो लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजन के थे। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही स्पीशीज के नहीं थे। हाँ, हो सकता है कि उनकी एनर्जी एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसे कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है, रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, ये रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम स्टाइल में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूं, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो, जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। ये मेरा ऑफर है। इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। अब क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूं? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तुरंत डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता एक इंपॉर्टेंट आर्ट है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज को धीमा लेकिन कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का ऑप्शन चुनने में ही समझदारी थी। 30 सेंट बाद शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वो एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वो हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है, जो अब बड़े हो गए थे और दूर चले गए थे। हालांकि वे काइंड हार्टेड थी, लेकिन वो हमेशा कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी, और इसीलिए वो हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बाबंद सामानों को शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते जाते थे। ये बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूं। उनके पास इस तरह के 9 सुपरेट्स थे, जहां पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वो 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर्स के इनिशियल स्टेजेस के वर्जन्स थे। पड़ोस के जनरल स्टोर
जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते हैं। प्रॉब्लम यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजों को पूरी तरह खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसीलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो